बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा आज आप लोग को 2018 में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसे सॉल्व करवाऊंगी। इससे पहले मैंने 2019 का क्वेश्चन डाला हुआ है, तो 2019 से बीए आर्ट्स और सोशल साथ में आते हैं। तो उससे पहले आर्ट्स और सोशल अलग थे, तो ये भी आर्ट्स का क्वेश्चन है 2018 का। तो इसमें 30 क्वेश्चन है जिसे मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी रचना है इंसाल्लाह खां की। ये जो है हिंदी गद्य साहित्य की पहली रचना कहानी मानी जाती है, लेकिन इसके प्रकाशन वर्ष के संबंध में कुछ उचित नहीं कहा जा सकता है। और 152वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा प्रयुक्त नाम क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल भी कहा जाता है। तो आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, वीरगाथा काल। हमारा 153वां प्रश्न है, इनमें से कौन हिंदी साहित्य के आदिकाल का रचनाकार नहीं है? तो इसमें से हमारा परमानंद दास जो है ये भक्ति काल की रचना है। इसके अलावा चंद्रदाई, गोरखनाथ और जागनिक ये तीनों आदिकाल के रचनाकार हैं। 154वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का मान्य आचार्य कौन है? तो पुष्टि मार्ग के मान्य आचार्य वल्लभाचार्य हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। 155वां प्रश्न है कि सहरिया को हिंदी का पहला कवि किसने कहा? तो ये सहरिया किसी कवि का नाम नहीं है, यहाँ पे सहरपा होना चाहिए था, तो ये शायद मिस्टेक हो गया होगा। तो इसका आंसर होगा राहुल संकृत्यायन। तो राहुल संकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सहरपा हैं। इन्हें सहरपाद या सहरपा बोला जाता है। 156वां प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? तो पद्मावत है भक्ति काल की रचना, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ये। और जो बीसल देव रासो, हमीद रासो और पृथ्वीराज रासो ये तीनों आदिकाल की रचना है। 157वां प्रश्न है, इनमें से कौन कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जायसी नहीं है, जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके अलावा नामदेव, रैदास, कबीरदास ये तीनों ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। 158वां प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल के अंतर्गत नहीं है? तो बिहारी जी जो हमारे हैं ये रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं, और परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास ये तीनों भक्ति काल के कवि हैं। 159वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो पद्मावत, अखड़ावट, आखिरी कलाम ये तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और जो है मृगावती ये है किसी कुतुबन नामक मुसलमान व्यक्ति की। इस रचना के संबंध में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता है। 160वां, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये मृगावती, आंसर नंबर 4 सही हुआ, ठीक है। अब 160वां प्रश्न है, इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि है? तो कबीर जो है ये है निर्गुण भक्ति धारा के कवि, और तो इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। 161वां प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। किसकी है? केशवदास की। 162वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नगर के निवासी थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में बनारस में हुआ था। तो इसका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। 163वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में इस पत्रिका के संपादक बने, और ये पत्रिका काशी से संपादित होती थी। 164वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इनकी रचना प्रिय प्रवास नहीं है। ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इसके अलावा साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध ये तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 165वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा ये तीनों प्रेमचंद की कहानी है। इसके अलावा कर्मनासा की हार ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। ये किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की। तो उसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा 166वां प्रश्न है, पेट की आग का बोध किससे होता है? तो पेट की आग का बोध जठराग्नि से होता है। 167वां प्रश्न है, इनमें से सही शब्द क्या है? तो इसमें से सही शब्द होगा पूजनीय, आंसर नंबर 4 ये सही होगा। 168वां प्रश्न है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण कर लेने पर मनाई जाती है? तो 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। तो रजत जयंती को सिल्वर जुबली बोलते हैं। 169वां प्रश्न है, जिजीविका का अर्थ क्या है? तो जिजीविका का अर्थ है
जीने की इच्छा। तो आंसर नंबर 4 ये सही हो जाएगा। हमारा 170वां प्रश्न है ताज का विलोम क्या है? तो ताज का विलोम होगा ग्राह्य। 171वां प्रश्न है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला क्या है? तो दिवाकर भिन्न अर्थ वाला है, क्योंकि ये सूर्य का पर्यायवाची है, और सुधाकर, निशाकर, सीताकर ये तीनों चांद के पर्यायवाची है। इसके अलावा 172वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो चपला है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा अचला, धरा, वसुधा ये तीनों पृथ्वी का पर्यायवाची है। हम अब एक प्रश्न संख्या 173 देखेंगे। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, इसका मतलब बताना है इसमें आपको। तो इसका आंसर नंबर 1 सही होगा। शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। 174वां प्रश्न है इनमें से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो धनिक में हमारा एक प्रत्यय जुड़ा है। इसके अलावा विकल्प, सरस और सफल में प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारा 175वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। 176वां प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो पुरस्कार तत्सम शब्द है। इसके अलावा पड़ोसी, बहु और शहीद ये तीनों तद्भव शब्द हैं। 177वां प्रश्न है ईद का चांद होने का अर्थ क्या है? तो ईद का चांद का होने का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। 178वां प्रश्न देखते हैं आँखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या है? तो आँखों में धूल झोंकना का अर्थ होगा धोखा देकर ठग लेना। तो आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। 179वां प्रश्न है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर नंबर 1 हमारा ये सही हो जाएगा। कवयित्री ये शुद्ध शब्द है। इसके अलावा 180वां प्रश्न है इनमें से हंस के संपादक कौन है? तो हंस के संपादक है प्रेमचंद। कौन है? तो ये 1930 में हंस पत्रिका के संपादक बने थे। यह पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप लोग तैयार हैं, और आप लोग को कुछ भी कन्फ्यूज़न कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं 2016, 17, 18 जो भी है बचे हुए सबका मैं सॉल्व करके दूंगी, BA आर्ट्स और सोशल दोनों का। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लें। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।